गाइस ये आपका एक ऐसा वीडियो है जहाँ पर हम करने वाले हैं भूगोल की पूरी तैयारी। ठीक है, अगर आपके पास भी ज्योग्राफी है और आपका भी बोर्ड एग्जाम है तो गाइस ये वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो भूगोल के पेपर में एक भी क्वेश्चन वहाँ पर आप छोड़कर नहीं आओगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया नहीं है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देखिए, फर्स्ट दिया गया कि प्रादेशिक उपागम, नेक्स्ट है प्रतीकात्मक उपागम, और इसी तरह से यहाँ पर हमें थर्ड नंबर पर ऑप्शन ये मिला है कि व्यवहार परक उपागम, और इसके बाद 4 नंबर पर ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि मानवतावादी उपागम। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? प्रतीकात्मक उपागम मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ओशनिया, अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका? तो दक्षिण अमेरिका जो ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है। इसके बाद थर्ड नंबर पर ऑप्शन मिला है अमेरिका, ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद हमें सेकंड नंबर पर ऑप्शन मिला है ओशनिया, और हमें यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है? यूरोप। तो यहाँ पर गाइस फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओशनिया, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का सबसे छोटा द्वीप है। नेक्स्ट है कि विश्व का सघनतम रेल यंत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है यूरोप में, और इसके बाद सेकंड नंबर पर ऑप्शन है अमेरिका में, और इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन दिया गया है फ्रांस में, और इसके बाद हमें ऑप्शन मिला है कि दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? दक्षिण अफ्रीका जो ऑप्शन है आपका गलत ऑप्शन है। फ्रांस में भी गलत है, अमेरिका में भी गलत है। राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरोप में विश्व का सघनतम रेल यंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बागायती यानी रोपड़ फसल है, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है चना, सेकंड ऑप्शन है धान, थर्ड ऑप्शन है गेहूं, और इसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है रबड़। तो निम्नलिखित में से कौन सी बागायती यानी रोपड़ फसल है? तो चना यहाँ पर गलत ऑप्शन है, धान भी आपका गलत ऑप्शन है, यानी ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट नहीं है। धान के बाद ऑप्शन मिला है गेहूं, तो गेहूं जो ऑप्शन है ये आपका कैसा हो जाएगा? और एंड नंबर पर हमें ऑप्शन क्या दिया गया? रबड़। तो गेहूं ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है, राइट ऑप्शन है रबड़। ठीक है, रोपड़ फसल पूछा गया तो रबड़ यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किया, किसने विकसित किया? फ्रांस वासियों ने या फिर स्पेन वासियों ने, नेक्स्ट है ब्रिटेन वासियों ने, और इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर ऑप्शन है अमेरिका वासियों ने। तो भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किया, किसने विकसित किया था? फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है कि फ्रांस वासियों ने, तो ये तो रॉन्ग है ऑप्शन। राइट हो जाएगा ब्रिटेन वासियों ने। स्पेन वासियों ने रॉन्ग ऑप्शन, अमेरिका वासियों ये भी रॉन्ग ऑप्शन। राइट ऑप्शन है ब्रिटेन वासियों ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर वनों पर आधारित उद्योग है? तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है कागज़ उद्योग, सेकंड नंबर पर है सीमेंट उद्योग, और इसके बाद नेक्स्ट है वस्त्र उद्योग, एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर पर हमें ऑप्शन दिया गया है कि लकड़ी उद्योग। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है? तो वनों पर आधारित उद्योग कौन सा हो जाएगा? कागज उद्योग यहाँ पर राइट ऑप्शन। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए जो आपकी अतिलक उत्तरीय प्रश्न यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है
कि मानव विकास की 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं। सबसे पहले आप लिखोगे कि मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र ये हैं। फर्स्ट है आर्थिक क्षेत्र, सेकंड है सामाजिक क्षेत्र, नेक्स्ट है जनसांख्यिकीय क्षेत्र। ठीक है, तो मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, चलिए गाइस हम उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि रोपण कृषि की 2 फसलों का उल्लेख कीजिए। अभी ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा गया था, निम्नलिखित में से रोपण फसल है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि रोपण फसल कौन कौन सी है, रबड़ एवं चाय, और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिला था रबड़, तो आपने उस पर मार्क किया। अगला यहाँ पर है कि चतुर्थ क्रियाकलाप के 2 सेवनों के नाम बताइए। तो आप लिखोगे कि चतुर्थ क्रियाकलापों की 2 सेवाएं ये हैं, सूचना का संग्रहण और उत्पादन और प्रकीर्णन, अनुसंधान और विकास। अब इसको यहाँ पर हम थोड़ा लॉन्ग में देखेंगे आंसर को। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर इसी क्वेश्चन के आंसर आप लिखोगे, आपको हेडिंग डाले हैं कि चतुर्थ क्रियाकलापों की विशेषताएं, और इसमें आप लिखोगे कि ये सूचना आधारित और अनुसंधान व विकास आधारित गतिविधियाँ होती हैं। इनमें विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कार्य कुशलता और प्रशासनिक सामर्थ्य से जुड़ी सेवाएं शामिल होती हैं। इन गतिविधियों में आमतौर पर पर्याप्त तकनीकी कौशल और प्रशासनिक कौशल की आवश्यकता होती है। ये अर्थव्यवस्था का ज्ञान आधारित क्षेत्र है, और आप लिखोगे इनमें सूचना आधारित सेवाएं जैसे सूचना उत्पादन और सूचना साझाकरण शामिल है। इनमें ज्ञान आधारित सेवाएं जैसे परामर्श, शिक्षा, विनियोजन, व्लॉगिंग और डिज़ाइनिंग आदि शामिल हैं। तो आई होप ये आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद आप लिखोगे कि चतुर्थ क्रियाकलापों के कुछ उदाहरण इसमें लिखोगे, म्यूचुअल फंड प्रबंधन, कर सलाहकार, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सांख्यिकीविद, परामर्श, शिक्षा, और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि विनियोजन और ब्लॉगिंग, डिज़ाइनिंग। चतुर्थ क्रियाकलाप के 2 सेवकों के नाम पूछे गए थे, इसकी विशेषताएं, इसका एग्जाम्पल और इनके नाम को भी आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन है कि गैरिसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार होता है। तो चलिए देख लेते हैं। आप इसका आंसर किस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे कि गैरिसन नगर वे नगर होते हैं जहां सेना के टुकड़ियां स्थायी रूप से तैनात रहती हैं, और इनका प्रमुख प्रकार सैनिक गतिविधियों को संचालित करना और सुरक्षा प्रदान करना होता है। किसी नगरीय संकुल की पहचान उसके भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या घनत्व, और इसके बाद आप लिखोगे जनसंख्या घनत्व आर्थिक गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के आधार पर की जा सकती है। ठीक है, तो गैरिसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गैरिसन नगर क्या होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के आंसर को यहीं पर याद करते चलिए, इस तरह से आपको इस वीडियो को देखना है। ठीक है, और एक बार आप लिख कर देखिए, उसके बाद अपना पेपर देने जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल समर प्रबंधन के 2 उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि जल समर प्रबंधन के 2 उद्देश्य भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास। ठीक है, इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे क्या लिखना है, चलिए गाइस उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, पूछा गया कि जल समर प्रबंधन के 2 उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो आप पहले इस तरह से लिखोगे कि जल समर प्रबंधन के 2 उद्देश्य हैं, भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि भूमि और जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास द्वितीयक संसाधन पौधों और जानवरों का उत्पादन इस तरह से करना कि पारिस्थितिक असंतुलन ना हो। क्या बताया गया है कि द्वितीय संसाधन पौधों और जानवरों का उत्पादन इस तरह से करना कि पारिस्थितिक असंतुलन ना हो। इसके बाद आप लिखोगे कि जल समर प्रबंधन के कुछ और उद्देश्य। इसमें आप लिखोगे कि पानी की उपलब्धता बढ़ाना, भूमिगत जल स्तर को नीचे होने से रोकना, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकना,
संदूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाना, जल संसाधनों का अतिप्रयोग रोकना, पेयजल निष्कर्षण और अवशिष्ट जल उपचार से जुड़ी लागत और उत्सर्जन को कम करना। तो पूछा गया था कि जल समर प्रबंधन के 2 उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जैसे ये क्वेश्चन आपके अभी कौन से दिए जा रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न, और अगर गाइस यही क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तब भी आप इसका आंसर वहाँ पर सही ढंग से लिखकर आ सकती हो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये लघु उत्तरीय प्रश्न के हिसाब से इसका आंसर आपको मिला। लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख समुद्री पत्तनों के नाम का उल्लेख कीजिए। आप लिखोगे विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख समुद्री पतन इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है लंदन, और इसके बाद यहाँ पर आपका सेकंड क्या हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख समुद्र पतनों ने बंदरगाहों के नाम पूछे गए हैं, तो फर्स्ट लंदन और सेकंड सिंगापुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन्हीं 2 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले गाइस आप इस तरह से लिखोगे कि भारत के 2 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार हैं। फर्स्ट वहाँ पर आप पॉइंट डालोगे और उसमें आपको लिखना है कि फर्स्ट हो जाएगा मुंबई हाई, और इसके बाद आपको सेकंड यहाँ पर लिखना है कि डिगबोई। मुंबई हाई, डिगबोई क्या है, खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर गाइस आपका पहला प्रश्न है कि बाज़ारिया सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। ठीक है, तो चलिए आप वहाँ पर लिखोगे कि बाज़ारिया सब्जी की खेती नगरीय क्षेत्रों के पास की जाती है क्योंकि इनकी मांग ज़्यादा होती है और इनकी ताज़गी और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी ये ज़रूरी है। साथ ही इन सब्जियों को जल्द से जल्द उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके, और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि इन सब्जियों को जल्द से जल्द उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके, इसलिए इन्हें नगरीय क्षेत्रों के पास ही उगाया जाता है। तो बाज़ारिया सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप क्यों उगाए जाते हैं, पहले आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और देख लीजिए इसके फ़ायदे क्या हैं। आप हेडिंग डालोगे बाज़ारिया सब्जी की खेती नगरीय क्षेत्रों के पास करने के ये फ़ायदे हैं। इनकी मांग ज़्यादा होती है, इनकी ताज़गी और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि उपभोक्ताओं तक जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। इन सब्जियों को नगरीय क्षेत्रों में आसानी से बेचा जा सकता है। इन सब्जियों को नगरीय क्षेत्रों में आसानी से ख़रीदा भी जा सकता है, और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे इन सब्जियों को नगरीय क्षेत्रों में आसानी से पहुँचाया जा सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखोगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन किसी देश के लिए हानिकारक क्यों होता है। तो इसका आंसर वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन किसी देश के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इससे देश की आर्थिक स्थिति पर कई नकारात्मक असर पड़ते हैं। जैसे ऋणात्मक भुगतान संतुलन का मतलब है कि किसी देश का आयात निर्यात से ज़्यादा हो। ठीक है, किसी देश का आयात निर्यात से ज़्यादा हो, यानी कि देश दूसरे देशों से सामान और सेवाएं खरीदने पर ज़्यादा खर्च कर रहा है जितना वह दूसरे देशों को अपने सामान और सेवाएं बेचकर कमा रहा है। ठीक है, आयात निर्यात का मतलब होता है लेन देन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन के नुकसान। इसमें आपको लिखना है कि देश के विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी आती है, इससे आर्थिक अस्थिरता आती है, देश पर विदेशी ऋण का बोझ बढ़ता है जिससे आर्थिक संकट आ सकता है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है, सरकारी आर्थिक नीतियों में अस्थिरता आती है, इससे निवेशकों का विश्वास प्रभावित होता है,
और इसके बाद यहाँ पर आपको एक लाइन और लिखनी है जिससे आर्थिक वृद्धि धीमी होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरता है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा आपको और लिखना है। आप लिखोगे कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए आयात को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अलवणीय जल को सुधारने हेतु चाहे उपाय दीजिए। आप लिखोगे अलवणीय जल को सुधारने के लिए निच्छालन, ड्रिप सिंचाई और मल्च जैसे उपाय किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो 3 ये दिए गए थे इनके लॉग में इनको हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो निच्छालन में आप लिखोगे कि मिट्टी से नमक हटाने का सबसे कारगर तरीका निच्छालन है। फसल की ज़रूरत से ज़्यादा पानी देकर जड़ क्षेत्र में मौजूद नमक को बाहर निकाला जाता है। नाली टाइल जैसी उपसतह जल निकासी की मदद से नमक को बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, नमक को बाहर निकाला जा सकता है। अब इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आपको एक लाइन और लिखनी है कि वर्षा खास तौर पर ऑफ सीजन में नमक निकालने में मदद करती है निच्छालन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालोगे ड्रिप सिंचाई और इसमें आपको लिखना है, इसमें आप लिखोगे ड्रिप सिंचाई में पानी बूंद बूंद के रूप में पौधों की जड़ों में दिया जाता है। यह पद्धति फलों और सब्जियों की फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नीचे जो दिया गया था उसको भी देख लेना। नेक्स्ट है मल्च। आप लिखोगे मल्च के साथ ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करने से फसल की जल उत्पादकता बढ़ती है। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है नीचे, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि मल्च से बाष्पीकरण की हानि कम होती है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर गाइस देखिए नेक्स्ट आपका है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना क्या है। तो आप लिखोगे सतत पोषणीय विकास का मतलब है वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को नुकसान पहुँचाए, बिना संसाधनों का इस्तेमाल करना। इसका मकसद प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित इस्तेमाल करके पृथ्वी के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखना है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना। इसके बाद इसमें आप लिखोगे सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया है। इसका मकसद है कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। सतत विकास को हासिल करने के लिए आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक इन तीनों क्षेत्रों में नीतियों को एक साथ काम करना होगा। सतत विकास को हासिल करने के लिए इन तीनों क्षेत्रों में नीतियों को एक दूसरे का समर्थन करना होगा। और आप लिखोगे कि सतत विकास को व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, सरकार और राजनीति तथा नागरिक समाज और संस्कृति के कानूनी हित के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी बातचीत के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से हैं। ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा के बारे में लिखिए। आप लिखोगे कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं। वही ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा के दो अलग अलग तरीके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा क्या है। ठीक है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उसी तरह से आंसर भी आपको मिलेगा। ज्वारीय ऊर्जा हेडिंग डालोगे, इसमें आप लिखोगे कि ज्वारीय ऊर्जा ज्वार के बढ़ने और गिरने के जरिए ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। ज्वारीय ऊर्जा व्यवहारिक रूप से अक्षय है। ज्वारीय ऊर्जा के क्षमतावान क्षेत्र गुजरात में कच्छ और खपात की खाड़ी और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, दक्षिण कोरिया में सिहवा झील। ज्वारीय बिजली स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय बिजली संयंत्र है। तो ज्वारीय ऊर्जा के बारे में थोड़ा आपने यहाँ पर देखा। इस ज्वारीय ऊर्जा के हेडिंग डालकर लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डाली है तरंग ऊर्जा। और गाइस तरंग ऊर्जा हेडिंग डालने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि तरंग ऊर्जा
तरंग ऊर्जा हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे तरंग ऊर्जा समुद्र की लहरों की गति से ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। भारत में 6000 किलोमीटर लंबे तट पर तरंग ऊर्जा का क्षमता लगभग 40,000 मेगावाट होने का अनुमान है। इसके आगे जो लिखा है वो वहाँ पर आप लिख कर आओगे। अगला क्वेश्चन है धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। तो गाइस आप लिखोगे कि धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होती है किंतु अधात्विक खनिजों के गलाने पर नहीं। धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं जबकि अधात्विक खनिजों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आप लिखोगे इन्हें धात्विक पीटकर तार बनाया जा सकता है किंतु अधात्विक को पीटने पर वह चूर चूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि और इसके बारे में थोड़ा और आगे भी देखेंगे कि धात्विक और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है। इसके आगे आप लिखोगे कि कुछ सामान्य धातु खनिज जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि गैर धात्विक चट्टानों में उनके अकार्बनिक रासायनिक सूत्र में धातु परमाणु नहीं होते। और इसके बाद आप लिखोगे कुछ सामान्य उदाहरण जैसे मिट्टी, हीरा, डोलोमाइट, जिप्सम, अभ्रक, नीलम और क्वार्ट्ज आदि है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, क्वेश्चन है कि धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है वो आपको यहाँ पर बताना था। इसी तरह से गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकीय संकर सिद्धांत का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने और भविष्य में जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर गाइस आपको इस तरह से लिखना है कि यह सिद्धांत बताता है कि समाज ग्रामीण से उन्नति करके नगरीय और औद्योगिक समाज बनता है। इसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डाली है इस सिद्धांत के फायदे और आप लिखोगे कि यह जनसंख्या वृद्धि का सबसे स्वीकार्य सिद्धांत है। यह मात्रा सिद्धांत की तरह खाद्य आपूर्ति पर जोर नहीं देता। यह इष्टतम सिद्धांत से बेहतर है। यूरोप के विकसित देशों की वास्तविक जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्तियों पर आधारित है। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डाली है इस सिद्धांत के चरण। इसमें आप लिखोगे पहला चरण उच्च जन्म और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या स्थिर रहती है। दूसरा चरण आप लिखोगे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आती है लेकिन जन्म दर ज़्यादा रहती है। तीसरा चरण जन्म दर में कमी आने लगती है। चौथा चरण जन्म और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रेड टेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। आप लिखोगे कि रेड जेल ने मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में पर्यावरण के प्रभावों को अधिक महत्वपूर्ण बताया था। वे पार्थिव एकता के सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला मानते थे। आप लिखोगे इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के सभी तत्व परस्पर संबंधित होते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है और कोई भी भूदृश्य इन तत्वों के मिले जुले स्वरूप को प्रकट करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यहाँ पर गाइस इस तरह से आपसे पूछा गया था कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। इसमें थोड़ा यहाँ पर हम और देखेंगे। आप लिखोगे कि रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और क्वेश्चन है कि व्यापार के लिए पतन किस प्रकार सहायक होते हैं। पतनों का वर्गीकरण उनकी आवृत्तियों के आधार पर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना निश्चित की। तो यहाँ पर गाइस ऑप्शन है कि ग्रिफिथ टेलर, नेक्स्ट है जॉन बुश, नेक्स्ट है ईसी सैमुअल और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं विडाल डिला ब्लास। आपको बताना है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना निश्चित की।
तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, तो इसी तरह से गाइस यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो पहले यहाँ पर ऑप्शन देखिए। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है कृषि, सेकंड नंबर पर है आखेत, नेक्स्ट है विनिर्माण और इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है खनन। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो कृषि यहाँ पर जो ऑप्शन है रॉन्ग ऑप्शन है। आखेत यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ऑप्शन भी गाइस आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है विनिर्माण और नेक्स्ट है खनन। तो यहाँ पर जो विनिर्माण ऑप्शन है यही ऑप्शन आपका राइट है। खनन जो ऑप्शन है ये भी गाइस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो विनिर्माण राइट ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी लहर पाई जाती है। तो इंदिरा गांधी लहर जाती है तो कहाँ से, मध्य प्रदेश, नेक्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, नेक्स्ट है यहाँ पर हरियाणा एंड गाइस 4 नंबर पर आप देख सकते हो आपका ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी लहर जाती है। तो यहाँ पर गाइस जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। और गाइस इसमें आप लिखोगे कि मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। यह मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इसके बाद आपको लिखना है कि मानव भूगोल के अध्ययन में मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक के संबंधों को शामिल किया जाता है। तो फर्स्ट कैसे लिखोगे कि मानव भूगोल एक प्रमुख शाखा है और इसके आगे जो दिया गया है इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद आप लिखोगे मानव भूगोल की परिभाषा, हेडिंग डालोगे और इसमें आपको लिखना है कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन, पृथ्वी पर मानव गतिविधियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन, मानव और पर्यावरण के बीच समायोजन का अध्ययन और इसके बाद आप लिखोगे कि मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण से प्रभावित होने का अध्ययन। तो पूछा क्या गया है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल की परिभाषा आप लिखोगे कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसी आंसर में कुछ और भी देख लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे कि मानव भूगोल से जुड़े कुछ अन्य विषय जैसे व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल एंड इसके बाद लिंग भूगोल और यहाँ पर नेक्स्ट आपका दिया गया है संसाधन भूगोल। तो मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, इस तरह से वहाँ पर आप लिख कर आओगे। इसी तरह से गाइस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे कि किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। और गाइस इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि यह आंकड़ा जनसंख्या अध्ययन में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ और देख लीजिए। आप लिखोगे जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए क्षेत्र और समय की इकाई का ध्यान रखा जाता है। जनसंख्या घनत्व लोगों के बीच जगह के बंटवारे को ध्यान में नहीं रखता। जनसंख्या घनत्व विभिन्न शहरों यानी अलग अलग शहरों या क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण की तुलना करने में मदद करता है। और इसके बाद आपको लिखना है कि भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। एंड इसके बाद नीचे आपको लिखना है कि अरुणाचल प्रदेश का
जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो इसको आपको गाइस ध्यान रखना है कि भारत में बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, इसी तरह से गाइस अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में भेद कीजिए। आप लिखोगे प्राथमिक क्रियाएं प्राथमिक संसाधन से सीधे वस्तुएं प्राप्त करने से जुड़ी होती हैं, जबकि द्वितीय क्रियाएं प्राकृतिक संसाधन का रूप बदलकर, और इसके बाद आपको क्या लिखना है कि जबकि द्वितीय क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों का रूप बदलकर उनका मूल्य बढ़ाने से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर और भी आंसर में देखेंगे, उसको देखिए। इसके बाद आगे गाइस आप लिखोगे प्राथमिक क्रियाएं, आपको हेडिंग डालनी है। इसमें आप लिखोगे कि कृषि जैसे खेती, मुर्गी पालन, मछली पालन, वानिकी, पशुपालन, खनन, उत्खनन। और इसके बाद आपको सेकंड हेडिंग डालनी है द्वितीय क्रियाएं। पूछा गया है कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में भेद कीजिए। और द्वितीय क्रियाएं हेडिंग डालोगे, इसमें आप लिखोगे विनिर्माण जैसे प्रसंस्करण, निर्माण और भवन निर्माण, उद्योग, कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में बदलना। तो प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में क्या भेद है आपने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है गाइस, इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धात्विक खनिजों के नाम बताइए। तो दो धात्विक खनिज गाइस कौन कौन से हैं आप यहाँ पर लिखोगे। पहले आपको ये लिखना है कि धात्विक खनिजों के नाम ये है। यहाँ पर आपसे दो धात्विक खनिज पूछे गए हैं, आप लिखोगे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, सोना, चांदी, प्लेटिनम, हेमेटाइट, बॉक्साइट। और आप लिखोगे कि धात्विक खनिजों में एक या ज़्यादा धात्विक तत्व होते हैं। ये अग्नेय चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों से मिलते हैं। एंड गाइस इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि धात्विक खनिजों में सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, निकल, तांबा, जस्ता, सीसा वगैरह धातुएं होती हैं। ठीक है, तो ओनली दो धात्विक खनिजों के नाम पूछे गए थे। आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉग में देखा। अगला उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संहत बस्ती क्या होती है। तो गाइस इसमें आप लिखोगे कि मुख्यतः निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है कि संहत बस्ती इस प्रकार की बस्तियां वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाला समुदाय मिलकर रहता है एवं उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। तो पहले क्या लिखोगी, संहत बस्ती क्या होती है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि मुख्यतः निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और इसके बाद आपको वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डालना है। फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखोगे कि संहत बस्ती इस प्रकार की बस्तियाँ वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं, यानी निकट बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे उपजाऊ मैदानों में होता है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के 10 लाखी शहरों के नाम बताइए। तो आप लिखोगे साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले ये शहर हैं। और वो कौन कौन से हैं आपको वहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट डालकर आप लिखोगे कानपुर, सेकंड में आप लिखोगे लखनऊ, एंड थर्ड में आप लिखोगे गाज़ियाबाद, और फोर में आप लिखोगे आगरा, 5 में आप लिखोगे मेरठ, और इसके बाद 6 आप लिखोगे वाराणसी, 7 आपको 6 लिखना है इलाहाबाद, और 7 आपको लिखना है वाराणसी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अतलग उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि निम्नीकरण को परिभाषित कीजिए। तो गाइस आप लिखोगे कि भूमि निम्नीकरण का मतलब है जमीन की गुणवत्ता और उत्पादकता में कमी आना। यह एक प्राकृतिक और मानव जनित प्रक्रिया है। भूमि निम्नीकरण के कारण
जमीन खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि भूमि निम्नीकरण को परिभाषित कीजिए। तो गाइस इतना लिखने के बाद आगे आपको थोड़ा और भी इसमें लिखना है। अगर आप इतना भी लिख कर आते हो तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, क्योंकि ये आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए। ठीक है, तो आप लिखोगे कि मानव भूगोल के कई उपक्षेत्र हैं, जैसे कि सांस्कृतिक भूगोल, नेक्स्ट लिखोगे आर्थिक भूगोल, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है स्वास्थ्य भूगोल, और आप लिखोगे ऐतिहासिक भूगोल, नेक्स्ट राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ग्रामीण भूगोल, सामाजिक भूगोल, परिवहन भूगोल, और इसके बाद यहाँ पर आपको गाइस क्या लिखना है, नेक्स्ट दिया गया शहरी भूगोल। तो इनको यहीं पर याद कर लीजिए कि मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, तो जो भी है। इसके बाद आप लिखोगे मानव भूगोल के कुछ और भी उपक्षेत्र हैं, मानव विज्ञान भूगोल, संसाधन भूगोल, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है जैसे कृषि भूगोल, एंड इसके बाद नेक्स्ट है औद्योगिक भूगोल, और इसी तरह से यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर दिया गया है कि अधिवास भूगोल। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र के जो नाम हैं वो कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्थाएं बताइए। सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्थाएं, और इसमें प्रथम अवस्था में आप लिखोगे कि उच्च एवं अस्थिर जन्म और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि दर। द्वितीय अवस्था में आप लिखोगे उच्च जन्म दर एवं गिरती मृत्यु दर और तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तृतीय अवस्था में आप लिखोगे कम होती जन्म दर और न्यून मृत्यु दर और कम होती जनसंख्या। एंड गाइस इसके बाद चतुर्थ अवस्था में यहाँ पर आपको लिखना है कि निम्न जन्म और मृत्यु दर, धीमी जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर ये लिख कर आओगे आप। इसी तरह से थोड़ा और भी इसमें आपको लिखना है, आप लिखोगे कि उच्च जन्म एवं मृत्यु दर से निम्न जन्म एवं मृत्यु दर के बीच का संक्रमण काल 4 अवस्थाओं में पाया जाता है, और वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है यहाँ पर आप देख चुके हो। तो 4 अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसमें प्रत्येक को अलग अलग विशेषताएं होती हैं, प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसी तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लेंगे कि भारत में पेट्रोलियम संसाधन का वर्णन कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी गाइस आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न एंड गाइस जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको यहाँ पर आपने देखा। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आप ये तैयार करेंगे, और विस्तृत में आपको लिखकर भी आना है कि मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि खेतड़ी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है तांबा, मैग्नीज, लोहा, अयस्क एंड बॉक्साइट। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा तांबा। ठीक है,
इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन है एशिया, उत्तरी अमेरिका, ओशनिया, नेक्स्ट है यूरोप। तो विश्व का सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 4 नंबर पर ऑप्शन है यूरोप, ये आपका गलत ऑप्शन है। फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है एशिया, सेकेंड नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, नेक्स्ट है ओशनिया। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा एशिया, विश्व का सबसे अधिक मानव सूचकांक वाला देश है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन या अब यहाँ पर जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, चलिए उनको देख लेते हैं। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है कि पर्यावरण निश्चयवाद से क्या अभिप्राय है, मानव के प्राकृतिकरण के द्वारा इस संकल्पना के विकास को समझाइए। तो आप लिखोगे कि पर्यावरण निश्चयवाद का अर्थ पर्यावरण निश्चयवाद या निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कार्यकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। इसके अनुसार भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति आदि मानव के समस्त क्रियाकलापों और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए कि पर्यावरण निश्चयवाद से क्या अभिप्राय है। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव के प्राकृतिकरण के द्वारा इस संकल्पना के विकास को समझाइए। तो पहले आपको इस क्वेश्चन के आंसर में इस तरह से लिखना है, इसके आगे आप क्या लिखोगे चलिए गाइस यहाँ पर उसको देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि मानव के प्राकृतिकरण के द्वारा पर्यावरण निश्चयवाद की संकल्पना का विकास। और इतना लिखने के बाद यहाँ पर गाइस आगे आपको क्या करना है चलिए उसको देख लेते हैं। आगे आप लिखोगे कि मानव के प्राकृतिकरण के द्वारा मनुष्य अपने भौतिक पर्यावरण के साथ तकनीकी ज्ञान की सहायता से पारस्परिक संबंध रखता है। इसके बाद आप लिखोगे यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य ने क्या उत्पन्न किया है, अपितु यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मनुष्य ने क्या उत्पन्न किया है, अपितु यह महत्वपूर्ण है कि उसने किन उपकरण और तकनीक की सहायता से उत्पन्न किया है। प्राकृतिक नियमों को समझने के बाद ही मनुष्य ने तकनीकी विकास किया है। जिस प्रकार उसने आग का आविष्कार किया है उसी प्रकार डीएनए की जानकारी से अनेक रोगों का पता चलता है। इतना लिखने के बाद डीएनए की जानकारी से अनेक रोगों का पता चलता है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि मनुष्य एक प्रकार से प्रकृति का दास कहलाता है। प्रकृति के अनुसार ही वह अपने आप को बनाता है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि आदि मानव समाज तथा प्रकृति की शक्ति को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा और लिखना है, आप लिखोगे प्रकृति की शक्ति को पर्यावरण निश्चयवाद कहा जाता है। इसके बाद आपको लिखना है कि यही मनुष्यता का प्राकृतिकरण था। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए गाइस उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय क्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए। तृतीय क्रियाओं के 2 उदाहरण ये हैं, ये आप लिखोगे फर्स्ट बैंकिंग, दूसरा परिवहन। इसके बाद यहाँ पर आपको और लिखना है कि तृतीय क्रियाओं के कुछ और उदाहरण जैसे वित्त, दूरसंचार, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आतिथ्य, मनोरंजन, बीमा, प्रशासन। और इसके बाद इसमें आपको लिखना है कि तृतीय क्रियाओं को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि तृतीय क्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो फर्स्ट यहाँ पर आपने देखा किस तरह से लिखना है। और यहाँ पर आप देख रहे हो आपको हेडिंग डाली है कि तृतीय क्रियाओं के कुछ और उदाहरण। तो और उदाहरण क्या है उनको भी यहाँ पर आपने देख लिया, जैसे वित्त, दूरसंचार, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आतिथ्य, मनोरंजन, बीमा, प्रशासन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकीर्ण बस्ती से क्या तात्पर्य है।
तो यहाँ पर आप लिखोगे कि प्रकीर्ण बस्ती ऐसी बस्ती होती है जिसमें घर दूर दूर होते हैं। इन बस्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। और इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि प्रकीर्ण बस्तियों को एकाकी बस्ती भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रकीर्ण बस्तियों को एकाकी बस्ती भी कहा जाता है। इसी तरह से आगे आप लिखोगे कि प्रकीर्ण बस्तियों की विशेषताएं, और ये आप हेडिंग डालने के बाद इसमें आप लिखोगे इन बस्तियों में घर और झोपड़ियाँ एक दूसरे से बहुत दूर होती हैं। ये बस्तियाँ अक्सर खेतों से अलग थलग होती हैं। ये बस्तियाँ पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों और अत्यधिक जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके बाद आप लिखोगे ये बस्तियाँ एक सांस्कृतिक आकृति जैसे कि पूजा स्थल या बाजार एक साथ जोड़ता है। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकीर्ण बस्ती से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपने देखा प्रकीर्ण बस्ती क्या है, इसके बाद आपने यहाँ पर देखा प्रकीर्ण बस्तियों की विशेषताएं क्या है, इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे भारत में प्रकीर्ण बस्तियों का स्वरूप। इसमें आप लिखोगे भारत में प्रकीर्ण या एकांकी अधिवास का स्वरूप अलग अलग झोपड़ियों या बस्तियों या दूर दराज के जंगलों में कुछ झोपड़ियों के रूप में दिखाई देता है। जैसे मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के कई क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि जनसंख्या प्रवास के दो प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि जनसंख्या प्रवास के दो प्रमुख रूप अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और आप लिखोगे कि आंतरिक प्रवास। अब दोनों को देख लीजिए डिटेल में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है? आप लिखोगे जब लोग किसी दूसरे देश में कम से कम समय के लिए रहने के लिए अपनी देश की सीमाओं को पार करते हैं, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के तहत लोग किसी देश में स्थायी रूप से बसने के लिए भी जा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के तहत लोग किसी देश से दूसरे देश में जाने के लिए उत्प्रवास और आव्रजन करते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जनसंख्या प्रवास के दो प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट यहाँ पर आपने क्या देखा? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इसके बाद सेकंड आपका था आंतरिक प्रवास। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आंतरिक प्रवास क्या है। आपको हेडिंग डाली है आंतरिक प्रवास और इसमें आप लिखोगे जब लोग एक ही देश के भीतर चले जाते हैं तो इसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि आंतरिक प्रवास के तहत लोग किसी देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इतना लिखने के बाद इसमें आपको लिखना है कि आंतरिक प्रवास के तहत लोग अपने परिवार के साथ भी किसी और जगह जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि जनसंख्या प्रवास के दो प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपने देख लिया। इसी तरह से गाइस अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत के दो औद्योगिक नगरों के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक नगर ये रहे, जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, भिलाई, रायपुर, नेक्स्ट है कोरबा और इसके बाद नेक्स्ट है भिवंडी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हो जमशेदपुर। तो भारत के किन्हीं दो औद्योगिक नगरों के उदाहरण यहाँ पर पूछे गए थे। इसमें गाइस थोड़ा और देख लीजिए। आप लिखोगे भारत के कुछ औद्योगिक क्षेत्र ये रहे हैं, जैसे मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, कोलकाता हावड़ा औद्योगिक क्षेत्र, हुगली औद्योगिक क्षेत्र, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट आप लिखोगे विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र। और इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि कोलम तिरुमपुर औद्योगिक क्षेत्र। इसके बाद आपको लिखना है कि बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र। और इसके बाद गाइस आप यहाँ पर लिखोगे कि अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भारत के दो औद्योगिक नगरों के उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपने कई सारे देख लिए हैं और इस आंसर में कुछ और भी आपने यहाँ पर देखा।
इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। आप लिखोगे वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियाँ ये हैं। तो कौन कौन सी हैं? आप लिखोगे कि छत से प्राप्त वर्षा जल को इकट्ठा करना, खाली जमीन पर तालाब बनवाना। वर्षा जल संग्रहण के फायदे देखिए कि साल भर पीने के पानी उपलब्ध रहता है, कृषि के लिए सिंचाई का पानी मिलता है, जल स्तर के गिरने की समस्या से निजात मिलती है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप लिखोगे कि संयुक्त सीवर नेटवर्क में प्रवेश करने वाले तूफानी पानी को रोका जा सकता है। तो वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए, वहाँ पर इस तरह से आप लिख कर आओगे। इसी तरह से गाइस कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, चलिए उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियाँ, इसमें थोड़ा और भी आप देख लीजिए, ठीक है। आप लिखोगे कि छतों से आने वाले पानी को बीपीसी पाइपों से इकट्ठा करके भूमिगत टैंकों जैसे हीजो या गढ़ों में जमा किया जा सकता है, खाली जमीन पर तालाब बनवाया जा सकता है, नलकूपों, गड्ढों, कुओं, छोटे तालाबों, भूमिगत टैंकों और बांधों का इस्तेमाल किया जा सकता है। भूमिगत पुनर्भरण तकनीक भी जल संग्रहण का एक नया तरीका है। इसके बाद आप लिखोगे कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए गटर के नीचे एक बैरल लगाया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना क्या है। इसमें आप लिखोगे कि सतत पोषणीय विकास का मतलब है पर्यावरण के संसाधन का सही इस्तेमाल करना ताकि वे हमेशा उपलब्ध रहे। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे साथ ही इस तरह से विकास करना कि भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना क्या है। तो फर्स्ट पहले यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे। अब यहाँ पर गए जो आप क्वेश्चन देखोगे वो सारे ही क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न पर यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में दे दिया जाता है। आगे जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे वे सारे ही क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास की संकल्पना क्या है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ और भी देख लीजिए। आप लिखोगे कि सतत पोषणीय विकास आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया है। इसका मकसद है कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी की क्वालिटी बनी रहे। सतत पोषणीय विकास से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सतत पोषणीय विकास से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके वर्तमान जीवन शैली को बढ़ाया जाता है और सतत पोषणीय विकास से भविष्य की पीढ़ियों के जीवन की क्वालिटी नीचे नहीं गिरती। और इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। तो सतत पोषणीय विकास से जो भविष्य की पीढ़ियों की जीवन की क्वालिटी है वो नीचे नहीं गिरती। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको लाइन लिखनी है कि सतत पोषणीय विकास में पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज के बीच संतुलन हासिल करना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर आप इस तरह से लिख कर आओगे। इसके बाद कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पर गाइस, उनको भी देख लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय भिन्नता को उचित उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। आप लिखोगे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता का मतलब है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जनसंख्या बढ़ने की दर अलग अलग होती है। इसके बाद आप लिखोगे कि जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नता के उदाहरण, इसमें आप लिखोगे 1919 से 2001 के दशक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों में जनसंख्या 20 से 25% की दर से बढ़ी। वहीं गोवा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में इस तरह से लिखोगे दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ी। और इसके बाद आपको लिखना है कि केरल में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर 9.4% दर्ज की गई। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो इतना पहले इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे। इसके आगे कुछ और भी आपको लिखना है, चलिएगा उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके आगे आप लिखोगे 2001 से 2011 के दशक में सभी राज्यों और केंद्र
शासित प्रदेशों में जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक की तुलना में कम रही। 6 सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कम रही। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय भिन्नता को उचित उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर पहले आप इस तरह से लिख कर आओगे। इसके बाद कुछ और भी आपके क्वेश्चन हैं, उनको देख लीजिए। नेक्स्ट है कि गहन निर्वाह कृषि की विवेचना कीजिए। आप लिखोगे गहन निर्वाह कृषि जमीन के छोटे टुकड़े पर ज़्यादा मेहनत करके खेती करने का तरीका है। इसका मकसद जमीन के कम हिस्से से ज़्यादा उत्पादन लेना होता है। यह कृषि आमतौर पर घनी आबादी वाले इलाकों में की जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह से पूछा गया कि गहन निर्वाह कृषि की विवेचना कीजिए। तो फर्स्ट गाइस, इस क्वेश्चन के आंसर में पहले आपको इस तरह से लिखना है। इतना लिखने के बाद कुछ और भी आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि यह आपका एक लघु उत्तरीय प्रश्न है। आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे गहन निर्वाह की कृषि की विशेषताएं, और इसमें आपको लिखना है कि इसमें ज़्यादा श्रम की ज़रूरत होती है, इसमें पारंपरिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल होता है, और इसमें आप लिखोगे इसमें ज़्यादातर स्थानीय स्तर पर खेती की जाती है, इसमें परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसलें उगाई जाती हैं, और इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे इसमें एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं। इसमें चावल मुख्य फसल होती है, इसमें गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन भी उगाए जाते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि इसमें फसल एक साथ और कई परतों में उगाई जाती है। तो गहन निर्वाह कृषि की विवेचना। इसके बाद कुछ और भी इसमें आपको लिखना है। आप लिखोगे गहन निर्वाह कृषि की समस्याएं। इसमें आप लिखोगे यह पर्यावरणीय बदलावों जैसे कि सूखा या बाढ़ के प्रति बहुत संवेदनशील है। इससे मिट्टी का कटाव और संसाधनों की कमी हो सकती है। यह कृषि पर्यावरण पर बहुत निर्भर होती है। और नेक्स्ट आप लिखोगे इसमें बिक्री के लिए बहुत कम अधिशेष होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न है कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठक का वर्णन कीजिए। इसको तैयार कर लीजिए, अथवा में क्वेश्चन एक दिया गया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में नगरीय अवशिष्ट निपटान की समस्या का वर्णन कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है। तो इस तरह से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, वहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे। अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आपने देखा। और जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देखा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और गाइस इस वीडियो को आपको एक लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कहते हो कि इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको साथ में दिए जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।